जिसमें से हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने काशे फंडामेंटल थ्योरम किया था। उसमें हमने ये सीखा था कि अगर फंक्शन जो सा एनालिटिक है क्लोज कॉन्टूर के अराउंड कॉन्टूर को क्लोज है उसके अंदर या ऑन द कॉन्टूर अगर वो एनालिटिक है देन उसका इंटीग्रल 0 होता है। लेकिन अब इस अभी जो हमने कोई कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी मिलती हैं जो कि उस स्टेटमेंट के यानी वो स्टेटमेंट थोड़ी रॉन्ग है, उसमें नेसेसरी वाली कंडीशन नहीं है, सफिशिएंट ठीक है। जैसे देखो ना इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये हो तो ये, फिर अगर ये हो तो ये प्रूव करना है। इसमें जस्ट ये है, उसमें ये कहा था कि अगर वो एनालिटिक है तो वो 0 के इक्वल आएगा। अगर फंक्शन एनालिटिक है क्लोज काउंटूर के अंदर ऑन द काउंटूर तो वो 0 के इक्वल आएगा। लेकिन असल में क्या है यहाँ पे, आप जैसे कि द कंडीशन इन कौन सी कॉशी फंडामेंटल थ्योरम स्टेटमेंट जैसे मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ, द कंडीशन इन कॉशी फंडामेंटल थ्योरम को इस तरह भी कहते हैं, लेस जनरल फॉर्म भी कहते हैं, वो जो हमने लास्ट टाइम हमने किया, यानी उस थ्योरम के अंदर भी वो हमने बात की थी, वहां पे लिखा भी है बुक में भी। और ओनली सफिशिएंट, वो सफिशिएंट के मतलब क्या है, क्लोज काउंटूर के अराउंड 0 आ सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो एनालिटिक हो। असल में ये है। अब इसको यानी अगर वो कहेगा कि जस्टिफाई करें, ये जस्टिफाई करें विद एग्जांपल कि क्लोज काउंटूर है, उसका आंसर 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, हो सकता है वो एनालिटिक ना हो, है ना। हमने कॉची फंडामेंटल थ्योरम बेसिकली ये है कि अगर वो एनालिटिक है काउंटूर के अंदर या ऑन द काउंटूर तो फिर उसका आंसर 0 है। लेकिन अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि एग्जांपल से ये जस्टिफाई करना है कि क्लोज काउंटूर के अराउंड वो इंटीग्रल जो है वो 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, हो सकता है कि वो एनालिटिक, मतलब एनालिटिक चाहे ना हो, मतलब एनालिटिक ना, उसने तो ये बताया था ना कॉची फंडामेंटल में, अगर एनालिटिक है तो देन उसने तो जस्ट ये बताया। समटाइम ऐसा होता है कि ये नहीं कि हमने कहना कि हम समझे कि जो उन्होंने कह दिया कोई हदीस वो ही फाइनल, फिर कई मैथमेटिशियन उठ के कहते हैं कि ये स्टेटमेंट है, रॉन्ग है, यूं है, यानी ऐसा भी जैसे वो पिछला थ्योरम असल में ऐसी है। कॉची फंडामेंटल ने ये बताया था कि कोई क्लोज काउंटूर है और उस क्लोज काउंटूर के अंदर या उसके अलार्म मतलब ऑन द मतलब कर्व के ऊपर भी अगर वो एनालिटिक है देन लाजमी 0 आएगा। तो अब हमें यहां पे ये प्रूव करना है कि क्लोज काउंटूर है, ठीक है, उसका इंटीग्रल 0 आ भी सकता है, मतलब उसके अंदर वो एनालिटिक चाहे ना हो सकता है 0 आ जाए, हो सकता है एनालिटिक ना हो फिर भी चाहे वो 0 के अलावा भी आ सकता है। ये नहीं यूं कहेंगे वो स्टेटमेंट, लेकिन अगर पेपर्स में अगर आए वो कहेंगे वो कहे, अब ये नहीं कहना कि अब वो गलत है तो पेपर्स में नहीं आ सकती। अगर वो पेपर में अगर आए ना कॉची फंडामेंटल थ्योरम स्टेटमेंट प्रूव, वो आपको इस तरह स्टेटमेंट प्रूव करनी है, ठीक है। असल में अब ये क्या है कॉन्सेप्ट, या जो हमें क्वेश्चन में यूज करने हैं, क्लोज काउंटूर है, अगर वो एनालिटिक है देन लाजमी 0, ये तो श्योर है। एनालिटिक है तो देन लाजमी उस काउंटूर के अंदर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये मैं प्रूव करना है कि वो जैसे एनालिटिक नहीं है तो फिर 0 भी नहीं 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। वो जो फंडामेंटल है ना वो तो है, अगर एनालिटिक है देन लाजमी 0। अब यहाँ पे हमें एक एग्जांपल ऐसी देनी हुई, ऐसी एग्जांपल में मिलती हैं 0 की इक्वल आए, लेकिन हो सकता है एनालिटिक ना हो, मतलब इस वजह से वो जो सफिशिएंट वाली नेसेसरी वाली कंडीशन है वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं एग्जांपल से जस्टिफाई करना, ये फिर एग्जांपल भी जैसे फिर वो कहे तो ये एग्जांपल भी खुद आपको याद रखनी है। ये एग्जांपल जैसे 1/z का स्क्वायर है, अब ये क्वेश्चन नहीं है, ये अब इस थ्योरम की ये इसकी जस्टिफिकेशन, ये एग्जांपल आपको याद रखनी है। 1/z स्क्वायर की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है क्लोज काउंटूर के, क्लोज काउंटूर का इधर बनावा भी दें तो ज्यादा ठीक होता है कि भैया जो सा काउंटूर है वो क्या है, z का मॉड इज इक्वल टू, मतलब काउंटूर क्या है, ऐसे क्लोज काउंटूर है, ठीक है। अच्छा वो टाइम का मेंशन नहीं, बारह चले हमें वो एक तो होता है ना, चले जैसे कोई 20 मिनट का वो तो चले हमने किस्म का खत्म कर, लेकिन कोशिश यही करनी थी 20 मिनट तक ही हो तो ज्यादा से चले, वो इधर शो नहीं हो रहा है। z का मॉड इज इक्वल टू 1, ठीक है, वो स्टार्टिंग मैंने इसकी तो बात। अच्छा आवाज वगैरह का वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक नहीं हो गया, कोई नहीं आवाज आ रही, वो मैंने संडे को करवाया इसको, काफी इसको इन्वेस्टमेंट की। देखें ये हो गया z का मॉड, यानी काउंटूर क्या सर्कल है, z का मॉड इज इक्वल टू 1, जो है ना ये जो z का मॉड इज इक्वल टू 1 बेसिकली क्या होता है, z माइनस 0 0, z माइनस 0 प्लस, बेसिकली यूं होता है, मिसाल के तौर पे ये लिखा हो, ये समझने की कोशिश, z माइनस, बड़ा सा लिखता हूँ,
ये डस्टर भी है सी, 3-4-5 डस्टर है इधर मेरे पास, जैसे छोटा सा कमरा है, 2 डाइस रखे हुए हैं डस्टर भी पांच, लेकिन वो मैंने देखा कि उसमें परेशानी होती है, मैंने फिर जैसा छोटे छोटे इस तरह मैंने करवाया, जैसे यही फंस गया, लिखा फंस गया ये। अब इसका मॉड इज इक्वल टू फंस गया, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, फंस गया 1 हो। अब इसका मतलब क्या है, इसके मीनिंग है, इसका मतलब क्या है, मतलब बेसिकली z क्या होता है, वो उस प्लेन के ऊपर मतलब एक्स वाई होता है बेसिकली, कोई पॉइंट इस तरह। मतलब अब यहाँ पे मार्स क्या मतलब, क्या ये वाला सेंटर पे, ये वाले सेंटर पे 2-3, अब जैसे वो 2 माइनस के अलावा माइनस होना नेसेसरी, मतलब माइनस से आगे जो है, अगर फर्स्ट क्या वहां प्लस होता तो फिर हमने माइनस माइनस डालना था, वो माइनस को छोड़ के वो वाला पॉइंट ट्रेस करना। अब ये ग्राफिकल जिसको ढूंढते हैं ना यहाँ पे, इसको ग्राफिकल ढूंढते हैं, यानी x2y3 या इस सेंटर पे ये फर्ज किया, यहाँ पे फर्ज किया 6 लिखा होता तो 6 रेडियस का सर्कल होता। बात फॉलो की आपने जी? आप सो गए? हाँ, क्लास में मौजूद है जी। जी जी बता, नहीं ये पॉइंट क्लियर हुआ है? यस सर। नहीं वैसे भी ये इस तरह की बड़े हमने डेफिनेटली, अब इस आपने भी इस तरह इस लेवल का भी हुआ, सब नहीं, छोटे नहीं है, हमें वो पता है कि टीचर्स हैं जैसे, चलो मतलब आप सब मच्योर हैं तो माशाल्लाह, अदरवाइज तो टीचरों के बारे में के वो सर पढ़ा रहे होते हैं, स्टूडेंट्स हो रहे होते हैं इस तरह, लेकिन वैसा नहीं है, वो चलो मजाक में कह रहा हूँ। चलो जी, ये हुआ ना, ये नहीं बेसिकली, अब जैसे यानी ये बेसिकली सेंटर होता है, ये रेडियस होता है, यूं कहेंगे जैसे आपने छोटी क्लास में सेकंड ईयर में वो जैसे सर्कल की इक्वेशन, तो ये z का मॉड इज इक्वल टू 1, बेसिकली ये रेडियस है और ये सर्कल की इक्वेशन। अब इसको x वगैरह में भी जाए तो वो सर्कल की बनेगी, x के प्लस वाई के साथ मतलब एक जैसा आएगा। अब मतलब ये सेंटर है और ये पूरा रेडियस है, मतलब उसमें तो उधर होता है ना, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, लेकिन ये पूरा रेडियस है, यहाँ पे ये नहीं यहाँ पे आर का स्क्वायर होना चाहिए, वो तो फिर जब इसका वो मॉड वगैरह लेके तो फिर वो उस फॉर्म में आएगा ना एक्स वाई में। तो यहाँ पे जब इसमें से कुछ नहीं माइनस हो रहा, इसमें से जब कुछ नहीं माइनस हो रहा, इसका मतलब ओरिजिन सेंटर पे 1 रेडियस का सर्कल है, यहाँ पे जब इसमें से कुछ नहीं माइनस, ओरिजिन पे 1 रेडियस है, ये तो एडिशनल बीच में बताया ना आपको, थोड़ा क्लियर होगा। ये जब ऐसे लिखा होता है मतलब क्या कि ओरिजिन पे मतलब क्या z माइनस 0 बेसिकली z माइनस 0 प्लस 0 है, मतलब माइनस के आगे 0 प्लस 0, ओरिजिन सेंटर है, ओरिजिन सेंटर ये जो लिखा होता है रेडियस का, यहाँ पे 2 लिखा होता है, 2 रेडियस का सर्कल होता है, ये फर्क यहाँ पे 3 होता है, 3 रेडियस का सर्कल होता है, ठीक। यानी समटाइम वर्ड्स में भी लिखा होता है, लेकिन अब ये मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स में आपको ऐसे पता ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। और ये सेंटर इसमें कुछ नहीं मार सेंटर 0 सेंटर, अब 0 सेंटर पे हमें मतलब उसका रेडियस पाना, ये काउंटूर है बेसिकली, मतलब क्लोज काउंटूर के अंदर और ऑन द, बेसिकली गॉस ने तो ये बताना उसके ऊपर या उसके अंदर अगर एनालिटिक है तो वो 0 के ऊपर, लेकिन अब यहाँ पे अब हमें ये इस एग्जांपल से जस्टिफाई करेंगे, एनालिटिक नहीं होने के बावजूद भी 0 आ सकता है। चलें कई ऐसी एग्जाम्पल मिलती भी है, जैसे इसी में अभी और एक एग्जाम्पल भी इसके साथ ही हमें करनी है, ये जो पूरा है ना जस्टिफाइड एग्जाम्पल, यानी कि वो जो थ्योरम था उस वो एक किस्म का कोई वैलिड नहीं था, मतलब उसमें जो सफिशिएंट वाली कंडीशन है वो है, लेकिन नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी मतलब कि हो सकता है कि वो एनालिटिक ना हो फिर भी 0 आ जाए, जैसे भी करते हैं ये 1 और z, ये क्या एग्जांपल अगर खुद याद रखें, 1 और z स्क्वायर काउंटूर के z का मॉड इज इक्वल टू 1। अब इसमें ये अपने पीछे भी किया हुआ है चैप्टर के पहले सेक्शन में, वो z को क्योंकि z जो होता है जो इसका रेडियस होता, पर जो यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2 लिखते, z को अपने पास से x प्लस से होता y भी लिख सकते हैं, जैसे जरूरत हो, z को वो r से थीटा भी लिख सकते हैं, z को पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में यहाँ पे लिखने में फायदा है, तो इसका यहाँ पे रेडियस और e रेज पावर होता थीटा पोलर फॉर्म में लिखा जा सकता है, z को x प्लस से होता y, z को r cos थीटा प्लस से होता sin थीटा, जैसे जरूरत जैसे हमें यूजफुल यानी जो हम कोई काम कर रहे हैं, जो कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कोई थ्योरम वगैरह को, अब हमें यहाँ पे इस तरह इसमें ज्यादा यूजफुल है, और ई रेज पावर होता थीटा, यानी अब r हमारा है 1, थीटा में फिर थीटा लिखना है, ये सब्स्टिट्यूशन। अब इसका वो डिफरेंशियल लेते हैं, z का डिफरेंशियल डी z आ गया, इधर क्या आ गया, ई रेज पावर एटा थीटा, और इधर मतलब इसका डिफरेंशियल लिया वो थीटा की रिस्पेक्ट से, तो वो एटा भी बाहर आ गया, ठीक है। ये पुट करेंगे इधर, और फिर इसमें चूंकि यूनिट सर्कल है, लिहाजा चूंकि एक किस्म का ये पोलर की, ये पोलर से एक्सपोनेंशियल बनी ना, तो लिहाजा वो यूनिट सर्कल की वजह से, क्योंकि थीटा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन पोलर,
ज्यादा वो एंगल क्या इसका मतलब वो उसकी लिमिट्स क्या बन जाएगी, पूरा सर्कल है ना, ज्यादा 0 से पाई, तो वो यहाँ पे पुट करेंगे। और ये डी जेड की जगह हम पुट करेंगे वही एयोटा, डी जेड की जगह पुट। मैंने मार्कर वगैरह में इंक तो आज बड़ी बोलो ऐसे वो निकल रहा था, लेकिन वो डिम तो नहीं लग रहा। वैसे मैंने मार्कर में बहुत ज्यादा इंक, मतलब कोई एक आते क्लास में लेक्चर लेगा तो कोई डिम नहीं नजर आ रहा है। हालांकि मार्कर में बड़ा इंक है, मेरे कपड़ों वगैरह पे गिरने मुझसे बचा है, मैंने कोशिश की, लेकिन वो ब्लू की वजह से थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है। लेकिन यहाँ पे पुट कर दिया, वो जेड की जगह ई रेज पावर एयोटा थीटा का वो स्केल लिया, वो 2 पर आ गया। इधर वो डी जेड की जगह पुट किया। अब इसको सिंप्लीफाई करके ई रेज पावर माइनस एयोटा, ये जो आजिया पता चल है, यस सर। पुट किया, ये ऊपर जाके माइनस हो गया, एयोटा बाहर आ गया। ठीक, ये एयोटा वगैरह का जो मॉडल था वो आपको नजर मतलब दिखे भी। ठीक है, मार्कर आके बहुत ज्यादा इंक मेरी इधर गिर भी रही। चले, वो ब्लू की वजह से मुझे भी थोड़ा दिन देखना। चले, ये हो गया। अब वो करंट सिंप्लीफाई किया, इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, क्या बन जाएगा, ई रेज पावर एयोटा थीटा। साथ क्या बन जाएगा, माइनस क्या बन जाएगा, ई रेज पावर, इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे थीटा की वजह से साथ क्या बन जाएगा, एयोटा ओवर एयोटा, ओवर एयोटा, ओवर एयोटा, यस सर। ओवर एयोटा। तो ये आना था ओवर एयोटा, तो वो एयोटा कैंसिल हो गया। एयोटा यानी एक तो एयोटा जो वहां पे लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन करेंगे पास एयोटा थीटा, और फिर एयोटा कैंसिल हो गया। फिर मैंने अपर लिमिट भी साथ ही पुट कर दी, अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे 2, उसकी जगह आएगा सर माइनस, माइनस ही हो जाएगा साथ में। माइनस आएगा, माइनस। चले माइनस। अब वो cos 2 माइनस 2 पाई वो 1 के इक्वल होता है, वो माइनस में खुद ही खत्म हो जाना है। और साइन चाहे माइनस है वो 0 आना है, वो खत्म इस वजह से। यानी ऐसा वो एयोटा मैंने वो कहीं गलती से लिखा, वो मैंने सही कर दिया। तो ये इसका आंसर आ गया जी, सर माइनस भी सर माइनस भी आएगा ना साथ में। किस वाले में माइनस आएगा, किस वाले माइनस में? ही होता सर, नहीं पावर नहीं का जो लेते। देखा ना, वो cos इसमें वो आएगा cos माइनस 2 पाई, वो cos का खुद ही माइनस खत्म हो गया, cos 2 पाई रह गया, यानी cos 2 पाई 1 होता है। माइनस तो खत्म हो गया ना cos के एंगल के साथ। साइन माइनस 2 पाई, अब साइन का जब माइनस बाहर भी आ गया तो साइन 2 पाई वैसे 0 होता है। ये बात समझी? सर नहीं, जब इंटीग्रेशन की है तो तब तो आना था ना साथ में, देखें ई रेज टू पावर माइनस ई। चलो हाँ, इंटीग्रेशन में वेरी गुड, इंटीग्रेशन में सारा था माइनस है उठा, तो वो चले यस उसमें सर। इतना कोई, ये आ गया माइनस है उठा, मतलब बाहर चले माइनस आ गया, बाहर आ गया माइनस, में इतना कोई इशू नहीं, बाहर माइनस आ गया, फर्स्ट क्या माइनस भी है तो वो माइनस 0, उसमें तो कोई इतना इशू नहीं। बात जी सर। चलिए, ये आप आपके सामने कर लीजिए, दोबारा करते हैं। ठीक है, इसको दोबारा करते हैं, तो जरा थोड़ा सा वो जैसे ये हो गया जी। इसकी जब ये ऊपर आ गया ई रेज़ पावर माइनस थीटा एयोटा, ठीक, दोबारा जरा कर लेते हैं जी। ठीक, वो कोई जैसे एक आध बार कोई इधर मिस्टेक नजर आ गई, साथ एयोटा भी है। जब इंटीग्रेशन करेंगे ई रेज़ पावर माइनस थीटा एयोटा, और साथ एयोटा है, नीचे क्या आएगा माइनस एयोटा, इंटीग्रेशन हो गई, और यहाँ पे क्या है 2 पाई और 0। अब इसमें एयोटा एयोटा तो कैंसिल हो गया ना, अब देखें एक माइनस लगी, माइनस बाहर चली गई, ई रेज पावर 2 पाई एयोटा, ठीक है, माइनस है, माइनस वो माइनस में बाहर निकाल दी, माइनस माइनस प्लस करना, चलो कोई नहीं, ऐसे कर लेते, एक ही बात, वो माइनस माइनस प्लस हो गई, ई रेज पावर 0, अब वो 0 एयोटा, वो 0 को चलो एयोटा से मल्टीप्लाई करें तभी 0। अब इसका आंसर यूं आएगा, इसका जब करेंगे ना cos माइनस 2 पाई, वो आंसर आएगा -1, ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, वो एक किस्म का -0 भी होना है, वो जो इसका साइन वाला है, और +1, तो ये आंसर 0। ये बताएं, यस सर। ओके? ये अब हमने एग्जांपल ऐसी दी है। अच्छा अब आंसर 0 आ गया क्लोज कॉन्टूर, लेकिन बट है क्या, जो फंक्शन है, लेकिन क्या है, बट जो गिवन जो फंक्शन हमने लिए है, एंड बट या एंड हेयर चले गए, एफ जेड जो सा हमारा हमने लिया था एग्जांपल, आपको याद रखनी, 1 और जेड स्केयर इज नॉट एनालिटिक, हालांकि फंक्शन एनालिटिक नहीं है, फिर भी 0 आया है। फंडामेंटल थ्योरम था कि वो एनालिटिक हो देन लाजमी 0 आएगा क्लोज फॉर्म, लेकिन अब यहाँ पे हमने एग्जांपल्स दी तब भी 0 आया है, इवन के फंक्शन नहीं भी, फंक्शन एनालिटिक नहीं भी है, देखो ना 0 पे एनालिटिक नहीं है, मतलब 0 मतलब क्या, काउंटूर हमारा ये था ना, काउंटूर हमारा ये है 0, ये वाला काउंटूर के अंदर वो उस किसी एक वैल्यू पे एनालिटिक नहीं है, तब भी 0 आया है। यस सर। ये जो क्वेश्चन ने बताया था, काउंटूर के अंदर या ऑन द काउंटूर, वो अगर एनालिटिक हो तो तब 0 आएगा,
लेकिन अब ये जरूरी है कि उस काउंटूर के अंदर या उसके अंदर वो ऑन द काउंटूर एनालिटिक हो, तो एनालिटिक हो मतलब उसके अंदर एनालिटिक हो तो देन तो लाजमी जीरो आना है, यानी जो काउंटूर गिवन है उसके अंदर। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी हमने एग्जांपल लिया है कि उस काउंटूर के अंदर जैसे जीरो बीच में उसके अंदर ही है ना, जीरो जीरो जो जिस पे जीरो पे एनालिटिक नहीं है। अब एनालिटिक नहीं भी है तो जीरो आ गया। उसने ये बताया था काउंटूर के अंदर एनालिटिक हो तो देन लाजमी जीरो आएगा, लेकिन हमने एग्जांपल ऐसी दी है, जस्टिफाई की है कि वो एनालिटिक नहीं है तब भी जीरो आ सकता है। लेकिन अब कई एग्जांपल्स ऐसी मिलेंगी जैसे अब ऑन द अदर हैंड एनालिटिक नहीं भी है, जैसे एक और अदर एग्जांपल ऑन द अदर हैंड, एक सेकंड एग्जांपल 1/z। अब ये जीरो पे एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक बेसिकली कब नहीं होता, ये कैसे पता चलता है? ये भी मतलब आगे भी क्वेश्चन यहाँ पे भी देखें, इसी में भी देखें कैसे पता कि चला कि एनालिटिक नहीं है। मतलब क्या है 1/z क्यों लिखा हुआ है ना, बाकी तो चले ना वो उसका CR इक्वेशन ना सेटिस्फाई है, वो तो चला पता ही है ना, बेसिक तो वही है ना कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई अगर हो जाए फिर वो डेरिवेटिव भी हो, बेसिक तो ये होता है ना कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे वर्बली कैसे पता चलता है कि एनालिटिक है या नहीं? उसमें फ्रैक्शन में अगर फंक्शन हो ना, फ्रैक्शन में फंक्शन हो और नीचे जिन पे वो जीरो आता हो उन पे वो एनालिटिक नहीं होता। फ्रैक्शन में फंक्शन हो, नीचे जिन वैल्यू पे वो नीचे जीरो आता है, मतलब नीचे वो पुट करके वैल्यू पुट करके इनफिनिटी फंक्शन मतलब आंसर आ जाए, उन वैल्यू पे वो एनालिटिक नहीं होता। लिहाजा वो जो पीछे वाला फंक्शन था ना, वो इसी तरह ऐसे ही पता चल रहा था 1/z² कि जीरो पे ये इन्फिनिटी बन जाएगा। इस वजह से हम कहेंगे ये वाला जो फंक्शन है मतलब वो 0 + 0 होता है, मतलब ओरिजिन पे ये एनालिटिक नहीं है। ओरिजिन के अलावा बाकी हर जगह बेशक एनालिटिक है, लेकिन जो बेसिक था क्वेश्चन में बताया उसमें हर वैल्यू पे एनालिटिक हो। लेकिन अब देखें एनालिटिक नहीं होने के बावजूद भी जीरो आया। ये हमने एग्जांपल दी, जस्टिफाई किया। ऐसी एग्जांपल भी हैं, लेकिन एग्जांपल याद रखें। अब हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं। यस सर। एक और एग्जांपल दे रहे हैं। अब यहाँ पे जीरो पे एनालिटिक नहीं है, वो भी जैसे जीरो पे एनालिटिक नहीं था, ये भी जीरो पे एनालिटिक नहीं है, मतलब जीरो पे वो जैसे अनडिफाइंड बन जाता है। तो ये पहचान होती है ऐसे वर्बली देख के, ठीक है, जीरो पे एनालिटिक नहीं है। लेकिन अब इसका आंसर एनालिटिक नहीं है तो तब भी मतलब देखें एनालिटिक नहीं है तो मतलब कोई जैसे कोई और आंसर आ गया। अब हमने एक एग्जांपल ऐसी दी है कि उस पे वो उस काउंटूर के अंदर किसी एक वैल्यू पे जैसे एनालिटिक नहीं था लेकिन फिर भी जीरो आया। लेकिन अब यहाँ देखिए उसमें एनालिटिक नहीं है लेकिन वो जीरो पे लाओगे और आंसर आ गया। यानी अब यूं कहे कि वो थ्योरम बेसिकली वो जो थ्योरम है ना, जैसे आगे घोष थ्योरम भी है अलग से, ठीक है, जिसका यहाँ पे प्रूफ नहीं है, वो बेसिकली क्या है एनालिटिक अगर जिन जिन वैल्यू पे है, जिन जिन वैल्यू पे एनालिटिक है, ठीक है, मतलब क्या काउंटूर के अंदर, ठीक है, काउंटूर के अंदर एनालिटिक है तो देन फिर लाजमी जीरो होगा। यानी बेसिकली ये थ्योरम, ठीक है। लेकिन ये है कि हो सकता है जीरो आया वो एनालिटिक ना भी हो, इस तरह की वो नेसेसरी वाली कंडीशन नहीं है। अब वो यानी वो जो जस्टिफाई हो गया, हमने दो एग्जांपल वो याद रखनी है, वो जस्टिफिकेशन की थ्योरम की, उस थ्योरम की जस्टिफिकेशन की जो एग्जांपल्स है वो क्वेश्चन की तरह नहीं, वो आपने याद रखनी है कि उसके साथ इस तरह ये मतलब सर ये हमें क्वेश्चन किस तरह से आएगा? ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, जस्टिफाई करेंगे जो उनका ये ऐसे स्टेटमेंट लिखी आएगी, ऐसे जस्टिफाई करें द कंडीशन जो उनकी कॉशी फंडामेंटल थ्योरम, मतलब क्या उसको लेस जनरल फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, इज आर ओनली, मतलब जो भी उसमें स्टेटमेंट लिखी हुई थी कि वो f डैश एग्जिस्ट हो, ऐसे वो CR इक्वेशन हो सेटिस्फाई, ऐसे आर ओनली सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी, जस्टिफाई दिस, बस ऐसे ही यार। यस सर। ये एग्जांपल से जस्टिफाई विद एग्जांपल। अब नेक्स्ट देखें। अब मैंने ये जो टेबल की सेटिंग की, लेकिन मार्कर मैंने वो बिलू ही आज मेरे पास इनकी मैंने मार्कों में कई फिल किया, लेकिन अब ये क्वेश्चन है, वो थ्योरम खत्म हो गया। अगर मेरे पास टाइम नहीं शो रहा, अगर आप कहते हैं एंड कर लें, कितना क्या हो गया फिर? जी सर कर लें फिर वो हाँ फौरन शुरू कर लेंगे फिर उसको जैसे अलग से, यानी उस पर आपने फौरन आ जाना है। अच्छा ये मैसेज आप जेहन में रखिए, मैंने क्लास एंड करनी है, रिकॉर्डिंग अलग होती रहेगी, आपने फौरन ज्वाइन करना है ताकि वो कोई 10 मिनट की मैक्सिमम क्लास बनेगी, 5-7 मिनट की क्लास में, लेकिन उसको फिर जरा अलग से, लेकिन फौरन ज्वाइन करना है, फिर अभी जेहन में रहे।